नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको कक्षा 12वीं तक के हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं अक्षर भारती मराठी इसका अध्याय बेटा मी एकतो आहे यह लेकर आई हूँ और आज हम इस लेसन का स्वाध्याय देखने वाले हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, योग्य पर्याय ओळखून वाक्य पूर्ण करा। लेखकांना शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता कारण यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से आंसर है थर्ड नंबर, नुकताच शिकायला आल्याने विद्यालयाचे नाव बदनाम होण्याची शक्यता होती। नेक्स्ट देखते आ नंबर का क्वेश्चन, लेखकांना आजपर्यंत बसला नव्हता तेवढा धक्का बसला कारण आन्सर है 4 नंबर, मात्रेचाही फरक न करता शिरीष गात होता म्हणून। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, आकृतीबंध पूर्ण करा। शिरीषची स्वभाव वैशिष्ट्ये, भोचकपणा, धीटपणा, आगाऊपणा आणि आत्मविश्वास, ये शिरीष की स्वभाव की विशेषताएं थी। जोड़िया जुड़वा, धीट, भीतरा, धीट यानी जो किसी से न डरता हो ना, एकदम ढीठ हो, और भीतरा यानी डरपोक, हज़र यानी प्रेजेंट रहना, गैर हज़र यानी एब्सेंट रहना, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, कुरूप यानी अगली, स्तुति प्रशंसा करना है ना किसी की भी, निंदा यानी किसी की बुराई करना। खालील परिणामाबाबतच्या घटना लिहा, यानी नीचे हमको जो ये परिणाम दिए हुए हैं ये क्यों हुए, किस घटना के कारण हुए, वो घटना हमें लिखना है। यानी कहने का मतलब अगर आप कहें कि ये हमें आंसर दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन लिखना है तो भी चलेगा। परिणाम हुआ था कि वडिलांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान होते, यानी जो नाना थे शिरीष के पिताजी, उनके चेहरे पर तृप्ति दिखाई दे रही थी, समाधान दिखाई दे रहा था। तो घटना क्या हुई थी, कब ऐसा दिखाई दिया उनके चेहरे पर, जब वायोलिन खाली ठेवून गुरुजींनी नानाकडे पाहिले। जब पहले दिन जो गुरुजी है वो सभी बच्चों को पहले दिन वायोलिन बजा के दिखाते थे और उसके बाद में दूसरे दिन से जो है स्टूडेंट्स बजाते थे, तो उन्होंने वायोलिन बजाया, नीचे रखा और नाना की तरफ देखा तो नाना के चेहरे के ऊपर एकदम तृप्त होने के चिन्ह दिखाई दे रहे थे, वे एकदम समाधानी दिखाई दे रहे थे। दूसरा है परिणाम। परिणाम में है शिरीषला वारंवार खेद वाटायचा। शिरीष को बार बार दुख हुआ करता था, किस बात का, घटना ये थी कि नाना काहीच ऐकू येत नव्हते, क्योंकि नाना उसके साथ रोज आते थे क्लास में बैठने, लेकिन उनको कुछ भी सुनाई नहीं आता था, इसलिए शिरीष को बार बार दुख हुआ करता था। खेद यानी दुख। प्रश्न 5 दिया है, खालील वाक्यात अधोरेखित शब्दांऐवजी पाठात आलेले योग्य वाक्प्रचार शोधून वाक्य पुन्हा लिहा। यानी नीचे आए हुए वाक्यों में अधोरेखित यानी जिनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उन शब्दों की जगह पर इस लेसन में कौन कौन से वाक्प्रचार आए हुए हैं यानी मुहावरे आए हुए हैं उन्हें लिखिए और फिर वाक्य को फिर से लिखिए। तो वाक्प्रचार यानी मुहावरे, प्रोवर्ब्स। पहिला आहे, वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाचे शिकवणे लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे। तो ये जो लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे यानी क्लास में विद्यार्थियों ने शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उसे लक्षपूर्वक यानी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे, इसके लिए लेसन में कौन सा शब्द आया है, तो लेसन में आया है जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे। करून यहाँ पे र आ जाएगा, ठीक है। तो वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाचे शिकवणे जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे। तो जीवाचे कान करून ऐकणे म्हणजे लक्षपूर्वक ऐकणे, ठीक आहे। दुसरा आहे, आपल्या शाळेचे नाव वाईट होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याने काळजी घ्यायला हवी। यानी हमारी स्कूल का नाम खराब न हो, वाइट यानी खराब न हो, इसलिए हर विद्यार्थी ने उसके बारे में चिंता करना चाहिए, है ना, काळजी करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे आपल्या शाळेचे नाव वाईट होऊ नये की जगह हमको लेसन में आया हुआ है खराब होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याने काळजी घ्यायला हवी। तो नाव खराब होऊ नये इसका ये जो है प्रोवर्ब है यानी वाक्प्रचार है और इसका अर्थ है वाइट होने, है ना, नाव वाइट होने, ऐसा अर्थ है उसका।
तिसरं आहे उत्तम वादनाने लेखकाचे शिरीषबाबतचे मत चांगले झाले. उत्तम वादन यानी उत्तम वादन कर रहा था शिरीष, अच्छा बजा रहा था, इसलिए शिरीष के बारे में जो है सर पहले जो गलत सोचा करते थे कि वो बहुत घमंडी है, बहुत आगाऊ है, भोचक है, तो उसके बारे में उनका जो विचार है वो अच्छे हो गए, मत चांगले झाले यानी विचार अच्छे हो गए. तो मत चांगले झाले इसकी जगह लेसन में आया हुआ है ग्रह चांगले झाले. ग्रह चांगले झाले ये वाक्प्रचार है और इसका अर्थ है मत चांगले झाले किंवा विचार चांगले झाले. तो उत्तर आ जाएगा उत्तम वादनाने लेखकाचे शिरीषबाबतचे ग्रह चांगले झाले. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है प्रश्न 6. खालील शब्द यानी नीचे दिए हुए शब्द व त्याचे अर्थ और उसके अर्थ यांच्या जोड्या लावा. उनकी जोड़ियाँ लगाइए. अ और ब यहाँ पे गट बना दिया है, आपको ग्रुप बना दिया है. कोलाहल, तो कोलाहल का जो मीनिंग है वो है गोंधळ. ठीक है, उसका अर्थ मतलब गोंधळ. तर्हेवाईक यानी विचित्र. मुसाफिर प्रवासी. उद्युक्त यानी प्रेरित. स्वमत प्रश्न 7 दिया हुआ है. शिरीषमधील तुम्हाला समजलेली गुणवैशिष्ट्ये शोधा स्पष्ट करा. विद्यार्थियों, ये आंसर शुरू करने के पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता. इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए. आंसर लिखेंगे. शिरीष की गुण वैशिष्ट्य ने शिरीष की विशेषताएं, गुणों की विशेषताएं क्या क्या आपको दिखाई दी, कौन कौन से अच्छे गुण आपको उसके अंदर दिखाई दिए, वो आप उदाहरण के साथ में स्पष्ट कीजिए, लिखिए. तो देखते हैं. शिरीष एक 10-12 वर्षाचा लहान मुलगा होता. यानी शिरीष एक 10-12 साल का छोटा, लहान यानी छोटा लड़का था. त्याचे आपल्या वडिलांवर खूप प्रेम होते. उसका अपने पिताजी के ऊपर बहुत प्रेम था. वो तो त्यांना आनंद मिळावा या हेतूने वायोलिन शिकतो, और क्योंकि अपने पिताजी को आनंद मिले, खुशी मिले, इस हेतु से, इस विचार से वह जो है वायोलिन बजाना सीखता है ना. यही चीज़ उसके पिता के प्रति उसके प्रेम को बताती है, क्योंकि 10-12 साल का बच्चा है लेकिन जानता है कि मेरे पिता किस चीज़ से खुश होंगे, वो करता है. वडिलांप्रती त्याचे प्रेम ह्या कृतीतून दिसते. यानी इस कृति में से, इस कार्य में से उसका अपने पिता के प्रति प्रेम हमें दिखाई देता है. वडिलांच्या मृत्यूनंतरही तो आपल्या शेजारीच बसले आहेत. यानी पिताजी की मृत्यु के बाद भी उसे लगता है कि ते यानी वे मेरे पास ही बैठे हुए, शेजारी यानी बाजू में बैठे हुए हैं. वो आता त्यांना ऐकू येईल और अब उनको सुनाई आएगा, क्योंकि वो जीते जी नहीं सुन सकते थे, लेकिन हो सकता है कि अब वे सुन सकते हों मृत्यू के बाद में. म्हणून खचून न जाता त्याने वायोलिन वादन सुरू ठेवले व खूप सराव केला. और इसीलिए उसने इस बात से कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, इससे दुखी होकर और परेशान होकर वायोलिन बजाना छोड़ा नहीं, बल्कि शुरू रखा और खूब सराव केला. यानी उसकी बहुत प्रैक्टिस की. आपने लेसन पढ़ा तो आपको मालूम है कि वो जिस दिन उसके पिताजी मरे उसके उसी दिन से, मतलब वो जो वायोलिन बजा रहा था, तो ठेठ उस दिन तक जिस दिन उसका वादन विद्यालय में कार्यक्रम था, उस दिन तक, यानी लगातार काफ़ी समय तक, वो लंबे समय तक जो है वायोलिन बजाता रहा. और उसको पूरा समय ऐसा लगता रहा जैसे उसके पिता उसके पास में बैठकर उसको सारा सिखा रहे हैं कि कैसे बजाना है, कौन सा राग कैसे लगाना है वगैरह. ठीक है. तो एक मेहनती, परिश्रमी, जीवापाड प्रेम करणारा मुलगा आहे. इन सब बातों से हमको क्या दिखाई देता है कि वो एक मेहनती लड़का है, क्योंकि उसने कंटिन्यू जो है वायोलिन बजाना जारी रखा. परिश्रमी है, परिश्रम करना जानता है. जीवापाड प्रेम करणारा यानी अपने पिता से जान से भी ज़्यादा वो प्यार करता है. त्याचे आपल्या गुरुविषयी सन्मान होते और उसका अपने गुरु के प्रति उसके मन में बहुत आदर और सम्मान भाव था. म्हणून कार्यक्रम संपताच तो त्यांच्या चरणी आपले डोके ठेवतो. और इसीलिए जब उसके सर उसको कार्यक्रम में बजाने की अनुमति देते हैं, तो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद वो सबसे पहले सर के पैरों में, चरणों में गिर जाता है, अपना सिर उनके चरणों में रख देता है. तो उनके चरणों में सिर रखना यहाँ पर बताता है हमें कि उसका अपने गुरु के प्रति बहुत सम्मान था, बहुत प्रेम था, बहुत आदर वो अपने गुरु का करता था. साथ ही साथ जब वायोलिन
कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है तो मेहनत और परिश्रम दिखाई देता है। अपने पिता के लिए वो वायोलिन बजाना सीखता है, इस बात से हमें उसका अपने पिता के प्रति प्रेम दिखाई देता है। तो कहने का मतलब वो प्रेम मतलब उस कैसा था, प्रेमळ था, उसके बाद में मेहनती परिश्रमी था और गुरु का सम्मान करने वाला बच्चा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिरीषची भूमिका तुम्हाला कोणता संदेश देते ते तुमच्या शब्दात लिहा। यानी शिरीष की जो भूमिका है, जो उसका कैरेक्टर है, वो आपको कौन सा संदेश, कौन सा मैसेज देता है, ये आप अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ बच्चों सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। हम यहाँ पे ये लिखेंगे की आपल्या वडिलांविषयी शिरीषचे प्रेम आम्हाला आपल्या मोठ्यांविषयी खरे प्रेम शिकवते। यानी शिरीष जैसा अपने पिता के प्रति प्रेम करता है, वो देखकर हमें क्या सिखाता है वो, कि हम अपने बड़ों से किस तरह से प्रेम करें, उनका किस तरीके से मान सम्मान रखें, उनकी जो है पसंद नापसंद का कैसे ख्याल रखें, उनको खुश कैसे रखें। जैसे वो अपने पिता को खुश करने के लिए वायोलिन सीखता है ना, और वो खुश रहें, उनको अच्छा लगे, इसलिए वो रोज़ अपने क्लास में उनको साथ में लेकर जाता है ताकि वो उन चीज़ों को महसूस कर सके जो उन्हें अच्छी लगती है। तो नानाच्या मृत्यूनंतरही वायोलिनचा सराव करतो। वो नाना की मृत्यु के बाद भी वायोलिन की प्रैक्टिस करता है, सराव यानी प्रैक्टिस। व मात्रेचाही फरक न करता छान वायोलिन वाजवतो। और कार्यक्रम में यहाँ पे एक और लिख लेना कि सराव करतो, ये जो है ना इसके बाद में, व कार्यक्रमाच्या दिवशी, यहाँ पे इस जगह पे आप लिखेंगे कार्यक्रमाच्या दिवशी मात्रेचाही फरक न करता छान वायोलिन वाजवतो। यातून आम्हाला सराव केल्याने, मेहनत व परिश्रम केल्याने सफलता प्राप्त होते हा संदेश मिळतो। तो इसमें से हमको क्या संदेश मिलता है कि मतलब सराव करने से, यानी प्रैक्टिस करने से, मेहनत करने से और परिश्रम करने से हमेशा हमें सफलता प्राप्त होती है। जैसे उसे उस दिन कार्यक्रम के दिन सफलता प्राप्त हुई, उसके सर खुद आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतना अच्छा कैसे बजा रहा है। अगला प्रश्न है, पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला प्रसंग सांगून तो सहकारण स्पष्ट करा। यानी पाठ में का तुमको कौन सा इंसिडेंट, प्रसंग यानी इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे अच्छा लगा, उसका कारण भी बताइए और उसको स्पष्ट कीजिए। अब इसमें बहुत सारे इंसिडेंट है बच्चों। एक इंसिडेंट जब वो आता है, सबसे पहला इंसिडेंट यानी हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब वो आता है तो सीधे सीधे पूछता है की आपण का पी जनार्दन, और मला वायोलिन वाजवायला आवड़ते और आप मुझे सिखाएंगे क्या, मैं कल से आऊँगा लेकिन मेरे पिता भी मेरे साथ में आएंगे। ये सब बातें जब वो करता है तो उसके अंदर का जो आत्मविश्वास रहता है और निडरपना है ना, वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं डरता सर से ये बोलने में कि मेरे पिता भी मेरे साथ में आएंगे वगैरह, और वो एक बड़े के समान बात वहाँ पे सर से करता है ना। किसी किसी को वो अच्छा भी नहीं लग सकता, लेकिन हमें अच्छा भी लग सकता है, तो हमें जो अच्छा लगे वो हम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा, हमको ये अच्छा लग सकता है कि वो मतलब जब सर से वो मिलने के लिए जाता है और सर से बोलता है कि मुझे प्लीज़ कार्यक्रम में बजाने दो, और फिर सर उसको बोलते हैं कि नहीं तू आज मत बजा, बाद में ज़िंदगी भर बजाता रहे, और वो बोलता है कि नहीं सर आज ही बजाने दो, बाद में भले ही ज़िंदगी भर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा उस वायलिन को। तो ये सीन भी हमें अच्छा लगता है। यहाँ उसके पिता के प्रति उसका जान से ज़्यादा जो प्रेम है वो दिखाई देता है हमको, और वो सर को एक विश्वास दिलाता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं अच्छा बजाऊँगा। तो यहाँ उसका विश्वास, खुद का विश्वास भी हमें उसमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमको जो प्रसंग अच्छा लगा वो हमने ये वाला लिखा है। देखो बच्चों, कार्यक्रमाच्या दिवशी शिरीष स्टेजवर न घाबरता, मात्रेचाही फरक न करता छान वायोलिन वाजवतो। यानी मुझे ये प्रसंग अच्छा लगा कि कार्यक्रम के दिन शिरीष स्टेज पर बिल्कुल भी घबराता नहीं है और मात्रा की भी फरक न करते हुए बहुत अच्छा वायोलिन बजाता है। आणि त्याचे सर त्याला असे उत्कृष्ट वाजवताना बघून भानच हरपतात, और उसके सर जो है उसको इतना अच्छा बजाते हुए देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं, है ना। त्या प्रसंगात त्याचा तो आत्मविश्वास आणि सरांच्या मनात उठलेला गोंधळ, हा प्रसंग मला खूप आवडला। तो इस प्रसंग में त्याचा तो आत्मविश्वास यानी शिरीष का वो आत्मविश्वास और सर के मन में उठा हुआ जो गोंधळ यानी द्वंद्व था,
वो प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी सर एकदम से चकित हो जाते हैं कि अरे ये इतना अच्छा कैसे बजा रहा है, ये तो इतने दिनों तक मेरे क्लास में आया ही नहीं है और इतनी छुट्टियों के बाद कोई इतना अच्छा कैसे बजा सकता है। तो सर के मन में आया कहीं ये दूसरी जगह सीखने तो नहीं जाता है ना। तो आश्चर्य से वो देखते ही रह गए। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। बच्चों, अगर आप किसी क्लास में नहीं जाओ, 7-8 दिन की छुट्टी करो और अचानक जाने के बाद आपके सर कोई टेस्ट ले ले या कोई ओरल टेस्ट ले और आप सब क्वेश्चन के आंसर अगर फटाफट बताओ, तो सर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नहीं, कि अरे ये इतने दिनों से नहीं आया और फटाफट इसको तो मालूम भी नहीं था कि ये सब करना है, और एकदम हाजिर जवाब है, ये फटाफट आंसर दे रहा है। तो वो उनका आश्चर्य जो है वो अच्छा लगता है कि नहीं हमको ऐसे समय में। तो वो हमें यहाँ पर अच्छा लगा। सरांच्या प्रश्नाचे उत्तर तो कार्यक्रम झाल्यानंतर देतो आणि सरांचे त्याच्याप्रती प्रेम अजून वाढते, और सर के मन में जो भी प्रश्न निर्माण होते हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर वो कार्यक्रम के बाद में देता है, और उसके बाद में जो सर है उनका शिरीष के प्रति प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे का एक और प्रश्न है बच्चों। इसमें वो प्रश्न दिया हुआ है कि इस पाठ का प्रसंग लेखन, आपके इस पाठ को आप प्रसंग लेखन के आधार पर लिखें, यानी प्रसंग लेखन के अंतर्गत हमको लिखना है, और पूरे लेसन को आप कैसे प्रसंग के अंदर लिखेंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो विद्यार्थियों, वो भी मैंने प्रसंग लेखन का भी एक अलग से वीडियो बना दिया है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा मीन्स पूरे लेसन को हमको शॉर्ट में लिखना था। तो वैसे तो आपके नोटबुक के मुश्किल से 2 पेज भरेंगे, लेकिन फिर भी उसको इसमें बताना है ने मेरे लिए 5-6 पेजेस और बढ़ाना हो जाता था। इसलिए यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करती हूँ, और अगले वीडियो में मैं जो प्रसंग है उसको डाल देती हूँ, है ना, प्रसंग लेखन को। तो प्रसंग लेखन ही है ना, प्रसंग लेखन है या देखिए कुछ तो है, प्रसंग लेखन नहीं है, संवाद लेखन, हाँ संवाद लेखन बराबर। इस पाठ के आधार पर संवाद लेखन लिखिए, ऐसा क्वेश्चन है बच्चों। तो पाठ के आधार पर संवाद लेखन का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे फिर एक बार। धन्यवाद, नमस्ते।